हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट चैप्टर जो कि आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर है। और कंज्यूमर बिहेवियर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इससे जो है आपके क्वेश्चंस बोर्ड में भी आते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं। और इसके साथ साथ सीबीएसई में ये क्लास 11th में है, जबकि आईएससी में ये 12th क्लास में है। तो हम लोग जो सेम पोर्शन है, मतलब कि जो पर्टिकुलरली आपके पास कंज्यूमर बिहेवियर दैट इज सेम फॉर द ऑल द बोर्ड्स, तो इस वजह से हम इसको नॉर्मली हम पढ़ेंगे। और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। एट द लास्ट हम लोग बताएंगे कि किस तरह से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो कंज्यूमर बिहेवियर जो कि एक डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन इसको हम लोग इजी वे में पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएंगी। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक, सबसे पहले आपके पास आता है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, वो आपके पास आता है। उससे भी पहले सबसे पहले यहाँ पे आता है हु इज कंज्यूमर। अब देखिए, दो चीजें आपके पास होती हैं, एक है कंज्यूमर और एक है कस्टमर। दो पर्सन है, एक आपके पास आता है कस्टमर एंड द सेकेंड वन दैट इज कंज्यूमर। हमको सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस जानना होगा, दैट हु इज कंज्यूमर एंड हु इज कस्टमर। कस्टमर की बात करें तो कस्टमर कौन पर्सन होता है? वो कस्टमर रेफर्स टू अ पोटेंशियल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का अगर कोई कस्टमर जो आपके पास है, अगर वो पोटेंशियल बायर है, अगर वो उसको खरीदने की ताकत रखता है, इतना पैसा उसके पास है, तो वो कस्टमर है। कंज्यूमर रेफर्स टू अ पर्सन who uses the goods एंड सर्विसेज। मतलब कि एक एंटिटी जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करती है। एंटिटी कहने का मतलब इट कैन बी फर्म, इट कैन बी गवर्नमेंट। जो भी पर्सन आपके पास पर्टिकुलरली किसी गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है, तो वो आपके पास बन जाता है उस गुड का कंज्यूमर, उस गुड एंड सर्विसेज का कंज्यूमर। हम यहाँ पे कस्टमर से नहीं मतलब रखते हैं या वास्तव रखते हैं, वी आर फोकसिंग ऑन द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर के ऊपर क्यों भाई? मान लेते हैं आप एक कंज्यूमर हैं, कस्टमर है तो ये डाउट नहीं है कि हमको कितनी यूनिट्स खरीदनी है। कस्टमर है तो आपका ये डाउट है कि खरीदे भी कि ना खरीदे, कि आपके पास पैसा है तो उस पैसे को इस्तेमाल उस जगह करे कि ना करे। बट वी आर कंसिडर्ड विद अ कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर अगर मान लेते हैं किसी कमोडिटी की कंजम्पशन स्टार्ट करेगा, तो किसी भी कमोडिटी की एक लिमिटेड कंजम्पशन करेगा कि अनलिमिटेड, तो इट विल कंज्यूम अ लिमिटेड क्वांटिटी। तो जब लिमिटेड क्वांटिटी परचेज करेगा, तो इस केस में कितनी क्वांटिटी परचेज करेगा, इसको ये डिसाइड करना है कंज्यूमर को ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को अगर आप खरीदेंगे तो अनलिमिटेड नहीं खरीदेंगे, एक लिमिटेड क्वांटिटी खरीदेंगे। इस वजह से हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अगर कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करता है तो कितनी लिमिट में, मतलब कितना कंजम्पशन करेगा, लिमिटेड कि अनलिमिटेड, इसी को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपके पास अगर रमेश है तो रमेश या सुरेश आपके पास है, तो कितना यूनिट्स वो परचेज करेंगे, अनलिमिटेड क्वांटिटी परचेज करेंगे कि लिमिटेड क्वांटिटी, इसको हम देखेंगे। जहां पे आपके पास इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है कि अगर हमको इक्विलिब्रियम निकालना है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम refers to a state of balance or a state of rest. It is a state of balance और state of rest. सिंपल मतलब है कि यहाँ पे आपके पास जब आप किसी दो चीज से इक्वल में होते हैं, डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, या फिर कॉस्ट इक्वल्स टू रेवेन्यू, या फिर आपके पास पर्टिकुलरली सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू द प्राइसेस पेड, तो इस सिचुएशन में आपको इक्विलिब्रियम मिलता है। तो जनरली इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ बैलेंस, स्टेट ऑफ रेस्ट। जब कोई दो चीज एक दूसरे के इक्वल में होती है, उसको हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और यहाँ पे हमको किसका इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना है? कंज्यूमर का। तो देखते हैं किस तरह से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आएगा। जहां पे सबसे पहली अप्रोच आपके पास आती है, दैट इज वी आर हैविंग टू अप्रोचेस टू सॉल्व द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। इसमें पहली अप्रोच आपके पास क्या है? कार्डिनल अप्रोच, और दूसरी अप्रोच आपके पास क्या है? ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच में जाते हैं तो कार्डिनल अप्रोच आपके पास क्या है और ऑर्डिनल अप्रोच आपके पास क्या है, इसको हम देखेंगे। जहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग द कार्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच सेज दैट वेयर द यूटिलिटी इज मेजरेबल इन नंबर्स, कि जहां पे यूटिलिटी को हम नंबर मेजर करेंगे, वो आपके पास कहलाएगी कार्डिनल अप्रोच। एग्जांपल 10 यूटिल्स, 20 यूटिल्स, 30 यूटिल्स। तो जितना सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है, जब आप उसको नंबर में बताते हैं, तो वो कहलाती है कार्डिनल अप्रोच। वहीं ऑर्डिनल अप्रोच ये कहती है कि जहां पे यूटिलिटी को हम रैंक करते हैं, क्योंकि हम यूटिलिटी में ये नहीं बता सकते कि किससे कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। जैसे मान लेते हैं कि आप कल जो है एक पिज्जा खाया आपने, तो पिज्जा खा के आप बोलते हैं क्या ऐसा कि सर पिज्जा खाया तो पिज्जा खा करके कल हमको 420 का मजा आया था, है ना? अब आप बोलेंगे सर 420 क्यों इस्तेमाल किया, तो समझ रहे होंगे।
तो बेसिकली कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली अगर हम कोई पिज्जा कंज्यूम करते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि पिज्जा से कितना सेटिस्फैक्शन मिला, लेकिन हाँ, अगर पिज्जा के साथ आपने गार्लिक ब्रेड खाया है, चोकोलावा केक खाया है, तो आपने बोला कि सर पिज्जा से हमको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, चोकोलावा केक से उससे कम और गार्लिक ब्रेड से उससे कम। अच्छा, ये जो यूटिलिटी है प्रेफर करती है, मतलब रेफर करती है या सब्जेक्टिव है टू द पर्सन। हो सकता है किसी को सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन गार्लिक ब्रेड से मिला हो, चोकोलावा केक से सबसे कम मिला हो, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन टू पर्सन। और यूटिलिटी यहाँ पे आपके पास जो है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इसी यूटिलिटी के बेसिस पे रैंक कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि पिज्जा से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, चोकोलावा केक से उससे कम और गार्लिक ब्रेड से उससे कम। तो हम रैंक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है, ये बता सकते हैं किससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला, किससे कम। लेकिन किससे कितना सेटिस्फैक्शन मिला एग्जैक्टली हम नहीं कह सकते हैं। कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है यूनिट्स में आप उसको नहीं बता सकते, ऐसा ऑर्डिनल अप्रोच कहता है। तो वही कार्डिनल अप्रोच क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है, जहां पे यूटिलिटी को नंबर मेजर किया जाता है। जो यूटिलिटी आपके पास एक इमेजिनरी यूनिट है, ध्यान रखेंगे। इमेजिनरी यूनिट मतलब कि पर्टिकुलरली एक्चुअल कोई यूनिट नहीं है मेजरमेंट का कि सेटिस्फैक्शन कितना होगा, लेकिन एक माना गया ऑब्जेक्ट जो आपके पास है या यूनिट आपके पास है वो है यूटिलिटी, जिस बेसिस पे सेटिस्फैक्शन को मेजर कर रहे हैं। क्योंकि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। लेमन लैंग्वेज में हम इसको अगर कहें तो इसको हम क्या कहेंगे, इट इज रिगार्डेड एज सेटिस्फैक्शन। इट इज रिगार्डेड एज सेटिस्फैक्शन लेमन लैंग्वेज में, आसान भाषा में। तो यूटिलिटी जो आपके पास है वो सेटिस्फैक्शन हो गई, जिसको क्वांटिटेटिवली अगर मेजर करे तो कार्डिनल, और ना कर पाए रैंक करे तो ऑर्डिनल। इसी तरह से इस थ्योरी को प्रोफाउंड किया है या प्रोपाउंडेड बाय मार्शल है। एंड द ऑर्डिनल अप्रोच दैट इज गिवन बाय हिक्स एंड एलन। टूल जो हम यूज करते हैं जिस बेसिस पे हम यूटिलिटी या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करते हैं वो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस है। जबकि ऑर्डिनल जो अप्रोच है उसमें हम इंडिफरेंस कर्व के बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा। ये लेस रियलिस्टिक है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं, जबकि रियलिटी में यूटिलिटी को आप कभी नंबर मेजर नहीं कर सकते। जैसा मैंने बताया कि पिज्जा खाया तो 420 का मजा आया, जो कि पॉसिबल नहीं है यूटिलिटी को नंबर्स मेजर करना, मतलब सेटिस्फैक्शन को नंबर मेजर करना। जबकि इंडिफरेंस कर्व ऐसा नहीं करते, इस वजह से ये मोर रियलिस्टिक है। और कैसे है ये हम लोग जब इंडिफरेंस कर्व पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट इसी में आपके पास आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। अब यूटिलिटी है, उसकी मीनिंग है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसके साथ साथ आपके पास टाइप्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टाइप जो आपके पास है जैसे फॉर्म है, प्लेस है, सर्विस यूटिलिटी आपके पास है, तो इसको हमने हटा दिया है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की बात करें तो यूटिलिटी क्या है, तो यूटिलिटी इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। अगर किसी भी कमोडिटी में हमारी आवश्यकता को पूरी करने की ताकत है, मतलब उसमें हमारा क्या है, दैट इज योर दे आर हैविंग द सेटिस्फैक्शन। कि अगर किसी कमोडिटी में हमको सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब उस कमोडिटी में हमारी आवश्यकता को पूरी करने की ताकत हो, ठीक है। एंड इट इज अ subjective in nature. It is subjective because it vary from person to person, from person to person, person to person. कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपके पास क्या है, डाटा इज कि यहाँ पे यूटिलिटी जो आपके पास है वो सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव मतलब डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। किसी पर्सन को उसी कमोडिटी से ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल सकता है, किसी को कम मिल सकता है। नॉट सेम एज यूजफुलनेस, कि भाई हो सकता है कि किसी चीज की आपको यूजफुलनेस ना हो। मान लेते हैं आप गन की बात करें, आर्म्स एंड एम्युनिशंस की बात करें, तो उसमें आपकी यूटिलिटी हो सकती है कि आप उसको रखते हैं तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन उसकी यूजफुलनेस आपको नहीं है, क्योंकि सुबह जब उठते हैं तो ब्रेकफास्ट खाते हैं, 2-4 गोली नहीं खाते हैं, तो इस वजह से यूजफुलनेस उसकी आपको नहीं होगी। हाँ, यूटिलिटी आपको रखने से अच्छा लगता है, बट दैट इज नॉट कि आपको यूटिलिटी बेसिकली उसकी मिलेगी, बट यूजफुलनेस उसकी आपको नहीं है। नहीं भी होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज वी आर हैविंग द वेरियस गुड्स टू कंज्यूम, नॉट द गन्स। तो चेंजेस विद टाइम एंड प्लेस, तो समय के साथ ये जो आपके पास यूटिलिटी है प्लेस और टाइम के साथ चेंज होती है। मतलब अगर समय चेंज हुआ हो सकता है तब भी चेंज हो जाए, हो सकता है प्लेस चेंज हो तब भी आपकी चेंज हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट टोटल यूटिलिटी देन वी कैन सी दैट देयर इज मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो। तो टोटल यूटिलिटी रेफर्स टू टोटल सेटिस्फैक्शन फ्रॉम ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। मान लेते हैं कि आप मैगी खाते हैं, तो मैगी की आप 10 यूनिट कंज्यूम कर ले, तो 10 यूनिट से आपको सम टोटल कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो मैगी की कितनी यूनिट खाई, 10 यूनिट। अब आप बोलेंगे सर 10 मैगी तो खा ही नहीं सकते, हाँ हो सकता है। चलिए इसको 10 मैगी ना करके अगर 10 स्लाइस ऑफ स्प्रिंग रोल कर ले,
तो 10 स्लाइस स्प्रिंग रोल का खाया, 10 स्लाइस अगर मोमोज का आया, तो इस केस में आपको 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। आप बोलेंगे हाँ सर ये हो सकता है। नेक्स्ट इसमें आता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड आउट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। मान लेते हैं अभी हमने बोला कि 10 यूनिट आपने खाया, 100 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, है ना। इसी तरह से मान लेते हैं आपने 11 यूनिट्स कंज्यूम किया और 11 यूनिट से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिला वो 110 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो आपने कितने यूटिल ऐड कर दिए? तो आपने ऐड किए 10 यूटिल्स। और कितनी यूनिट ऐड करने पे? तो 1 मोर यूनिट ऐड करने पे आपने 10 यूटिल्स ऐड कर दिए, है ना। तो ये जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन आपको मिला बाय कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, ये कहलाएगा मार्जिनल यूटिलिटी। कि उसी कमोडिटी की एक ज्यादा यूनिट खाने से जितना आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मान लेते हैं 10 स्लाइस खा करके आपका मन नहीं भरा, आपने बोला सर एक और खाते हैं। हम बोला ठीक है चलिए खाते हैं। तो एक और यूनिट आपने खाया, उस पर आपको 10 यूटिल्स एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिला, इसी को हम कहते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी की हम बात करें तो फर्स्ट यूनिट में आपकी टोटल यूटिलिटी 10 यूनिट्स है, सेकंड में 18 है, थर्ड में 24, देन 28, 30 एंड 28 है। तो हर एक एडिशनल यूनिट पे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। और जबकि सम टोटल जितना सेटिस्फैक्शन मिलता है वो कहलाता है दैट इज टोटल यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट से आपका सेटिस्फैक्शन कितना हो गया? दैट इज 10 यूनिट्स। और जीरो जब था तो उस केस में कितना था? जीरो था। तो आपने ऐड कितना किया? जब 0 से 1 पे गए तो ऐड कितना किया? 10। और यही 10 कहलाएगा दैट इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह से आपने 2 यूनिट टोटल कंज्यूम किए, तो टोटल दोनों से मिलाकर के आपको 18 का सेटिस्फैक्शन मिला, बट एडिशन कितने का कर दिया आपने? 8। 18 माइनस 10 दैट इज 8 यूटिल्स का आपने एडिशन कर दिया, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द सेकंड कमोडिटी। इसी तरह से 3 यूनिट कंज्यूम किया तो तीनों से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो मिलता है 24 का, लेकिन एडिशनल कितना आपको मिल गया? 6। 24 माइनस 28 दैट इज 6 यूटिल्स। इसी तरह से 28 यूटिल सेटिस्फैक्शन बाय 4 यूनिट की 4 यूनिट खाया तो 4 यूनिट से 28 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला, तो एडिशन कितना किया आपने? 4 यूटिल्स का, वो कहलाएगा आपका मार्जिनल यूटिलिटी। इसी तरह से आपने 5 यूनिट कंज्यूम किया तो पांचों से आपको 30 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट एडिशन आपने कितना किया है? 2 यूटिल्स का, यही आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। इसी तरह से 6 यूनिट जब आपने कंज्यूम किया तो 6 यूनिट कंज्यूम करने से आपका टोटल यूटिलिटी जो मिल रही है वो 30, लेकिन एडिशन कितना किया? 0, और ये हो जाएगी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर द 6th। लेकिन जब 7th यूनिट कंज्यूम किया तो आपके पास टोटल सेटिस्फैक्शन 28 मिल रहा है और एडिशनल कितना है? तो 28 माइनस 30 दैट इज -2, और ये हो गया आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम द 7th यूनिट। और मार्जिनल यूटिलिटी की जो आपके पास पर्टिकुलरली जो फॉर्मूला आपके पास है दैट इज mu at nth यूनिट इक्वल्स टू tun माइनस tun माइनस 1। n माइनस मतलब एक पहली यूनिट से जो आपको सेटिस्फैक्शन मिला, tun का मतलब जिस यूनिट पे, मान लेते हैं आप 4th यूनिट पे मेजर कर रहे हैं क्या? मार्जिनल यूटिलिटी, तो ये आपके लिए tun हो जाएगा और इससे एक पहला tun माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसी केस में अगर 3rd यूनिट पे कर रहे हो तो 3rd यूनिट जो आपके पास है वो आपके पास क्या बन जाता? tun और से एक पहला n माइनस 1 बन जाता। तो n माइनस 1 मतलब एक पहले यूनिट से जितना आपका टोटल यूटिलिटी है, और tun मतलब कि उस यूनिट पे जितना आपका सेटिस्फैक्शन टोटल यूटिलिटी मिल रहा है, सिंपल। और इसका जो एडिशन होगा वही आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगा, दैट इज एडिशनल सेटिस्फैक्शन बाय कंज्यूमिंग एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। तो यहाँ पे आपके पास टीयू है, एमयू है, इसका रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ, और टेबल आपके पास पहले दे रखी है, जो कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपके पास टीयू है तो टीयू लगातार आपके पास राइज हो रहा है, राइज हो रहा है, राइज होकर के मैक्सिमम यहां पहुंचा, फिर इसके बाद देख रहे हैं फॉल हो रहा है ना। और जबकि एमयू आप देख रहे हैं लगातार आपके पास फॉल हो रहा है एट द लास्ट, टिल लास्ट। आप देख रहे हैं लगातार आपके पास फॉल हो रहा है, फॉल होकर के 0 0 के बाद नेगेटिव आपके पास हो गया। कैसे समझते हैं? तो सबसे पहले आपके पास देख रहे हैं कि टीयू आपके पास राइज हो रहा है, टीयू क्या हो रहा है? राइज। और टिल द टाइम टीयू राइज हो रहा है तो एमयू उस समय आपके पास क्या है? पॉजिटिव है। आप देख रहे हैं ना 0 से ऊपर, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, यहां से ऊपर की तरफ जाएंगे तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो जितना ऊपर जाएंगे वैल्यूज उतनी बढ़ेगी। और ये वैल्यूज यहां से इस तरफ जब जाएंगे तो वैल्यूज आपकी 1, 1.5, 2, 2.53, 3.54, 4.55, 5.56 एंड 6.5 इस तरह से आपके पास बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पर्टिकुलरली जो आपके पास सेटिस्फैक्शन आपके पास है वो धीरे धीरे करके आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
राइज हो रहा है, और उसी केस में एमयू लगातार फॉल हो रहा है, लेकिन एमयू फॉल हो रहा है लेकिन जीरो से ज्यादा है, क्योंकि जीरो किस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे जीरो है, और इस पॉइंट पे आपके पास टीयू क्या है, मैक्सिमम है ना। तो टिल द टाइम इट रीचेस इट द मैक्सिमम लिमिट, तब तक आपके पास एमयू फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव है, लेकिन जब आपके पास टीयू क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया, तो उस समय एमयू आपके पास क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक। और फिर इसके बाद आप टीयू देख रहे हैं फॉल हो रहा है इसके बाद, और जब टीयू आपके पास फॉल होता है तो एमयू आपके पास नेगेटिव हो जाता है, जीरो से भी नीचे चला जाता है तो नेगेटिव हो जाता है। जैसा कि आप पुरानी टेबल में देख सकते हैं, यहाँ पे आपके पास टीयू लगातार क्या हो रहा है, इट इज राइजिंग, 10 से 18, 18 से 24, 24 से 28, 30, 30, राइज होकर के मैक्सिमम, कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम, कांस्टेंट मतलब मैक्सिमम आपके पास आ गया, और इसके बाद आपके पास क्या हो गया, फॉल हो गया। तो कांस्टेंट होकर के आपके पास मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम के बाद आपके पास फॉल हो गया। नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हैं कि एमयू जो आपके पास है वो लगातार आपके पास फॉल हो रहा है, फॉल होकर के जब आपका टीयू मैक्सिमम है तब एमयू जीरो है, और जब आपके पास टीयू फॉल हो गया तो एमयू आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव। तो राइज जब होता है और राइज होकर के जब कांस्टेंट होता है तो सिचुएशन में एमयू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होकर के जीरो, और जब ये फॉल होगा, टीयू फॉल होगा तो एमयू नेगेटिव हो जाएगा, एमयू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी। अभी आप देख रहे थे लगातार जो आपके पास एमयू था वो लगातार फॉल हो रहा था, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कि जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी का आप कंजम्पशन करते हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास होता है हर एक एडिशनल यूनिट से, वो आपके पास लगातार कम होता जाता है। इट रिफर्स टू दैट द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश विद द एडिशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। जैसे जैसे किसी कमोडिटी का आप कंजम्पशन बढ़ाते हैं, जैसे कि ये व्यक्ति पिज्जा खा रहा है, देख रहे हैं एक स्लाइस मुंह में, एक स्लाइस एक हाथ में है और 4-5 स्लाइस दूसरे हाथ में, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर वो पहली यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो पहली यूनिट से जितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा सेकंड से और कम मिलेगा, थर्ड से और कम, फोर्थ से और कम, फिफ्थ से और कम। तो जैसे जैसे किसी कमोडिटी का लगातार कोई भी यूनिट कंज्यूम किया जाएगा तो उससे जो सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा वो कम से कम होता चला जाएगा, जैसे इस केस में आप देख रहे हैं कि एमयू इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग। और इसी के साथ टेबल में भी देख रहे हैं कि एमयू लगातार आपके पास फॉल होता चला जा रहा है, एक समय बाद तो जीरो, और जीरो के बाद नेगेटिव भी हो गया, और इसी को हम कहते हैं दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट टेल्स विद द एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी टेंड्स टू डिमिनिश, कि मार्जिनल यूटिलिटी लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है, एक ग्लास पानी अगर आप पिए तो एक ग्लास पानी पीने के बाद जस्ट दूसरा ग्लास अगर पानी पीते हैं तो सेटिस्फैक्शन दूसरे यूनिट से कम हो जाएगा, थर्ड यूनिट से हो सकता है और कम हो जाए। तो जैसे जैसे किसी कमोडिटी का कंजम्पशन ऐड करते हैं वैसे वैसे उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम हो जाता है, और इसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट इसमें आपके पास रियल लाइफ एग्जांपल में जैसे फर्स्ट स्लाइस ऑफ पिज्जा जितना सेटिस्फैक्शन देगा, फिफ्थ स्लाइस ऑफ पिज्जा उससे काफी कम सेटिस्फैक्शन देगा। अब इसके कुछ एजम्पशंस आपके पास है। एजम्पशन कहता है कि जो कमोडिटी, मतलब ये लॉ तभी अप्लाई होगा जब ये एजम्पशंस पूरे हो। एजम्पशंस मतलब मान्यता है, जो मान करके चलना पड़ेगा ये चीजें होनी चाहिए तभी लॉ आपके पास अप्लाई होगा। अब वो चीजें क्या है, तो वो बोलता है होमोजेनस यूनिट होना चाहिए। होमोजेनस मतलब कि सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक, कि जो कमोडिटी है उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होने चाहिए, और जब तक सेम नहीं होगा तब तक आपका सेटिस्फैक्शन फॉल ना होकर के राइज हो जाएगा। मान लेते हैं आपको प्यास लगी थी, आपने कोल्ड ड्रिंक एक ग्लास पी ली, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक अगर एक ग्लास पी ली तो हो सकता है कि आपका सेटिस्फैक्शन जो आपके पास है, लगातार कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक ऐड करेंगे तो सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, है ना। लेकिन अगर उसकी जगह पे हो सकता है कुछ और पी ले तो हो सकता है सेटिस्फैक्शन पहले से बढ़ जाए, है ना। तो पर्टिकुलरली अगर आपका यूनिट एक जैसा होगा तो सेटिस्फैक्शन कॉन्स्टेंटली फॉल होगा, लेकिन उसकी जगह पे कुछ भी और कंज्यूम किया तो हो सकता है सेटिस्फैक्शन बढ़ जाए। ठीक है। अब कंटिन्यूअस कंजम्पशन कहने का सिंपल मतलब आपके पास है कि लगातार किसी कमोडिटी को कंज्यूम करने पे ही ये ऐसा होगा। अगर मान लेते हैं बीच में आप टाइम गैप दे दे, आप एक यूनिट अभी कंज्यूम करें एक यूनिट बाद में कंज्यूम करें, तो हो सकता है कि आपका टाइम गैप होने से बीच में पर्टिकुलरली क्योंकि टाइम गैप हो गया इस वजह से दूसरे यूनिट से जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो हो सकता है बढ़ जाए। जैसे मान लेते हैं रमेश थे, रमेश के पर्टिकुलरली एक गिलास पानी पीते हैं घर से, और पानी पी के जब जाते हैं तो सर्टेन सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है। अब वो बाहर पहुंचे, सुरेश के साथ खेल रहे थे क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते खेलते क्या हुआ कि उनको प्यास लगी, वापस घर आए, एक गिलास पानी पिया, तो अब की बार क्योंकि बीच में टाइम गैप हो गया तो सेटिस्फैक्शन दूसरे गिलास से उनको ज्यादा मिल गया। तो हो सकता है सेटिस्फैक्शन सेकंड यूनिट से आपको हो सकता है ज्यादा मिल जाए अगर कंटिन्यूअस कंजम्पशन ना हो। तो इस वजह से कंटिन्यूअसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करना होगा। फिर इसी तरह से नेक्स्ट इसमें आता है कांस्टेंट टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस या कांस्टेंट टेस्ट एंड इनकम,
कि जो आपका टेस्ट होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए। अच्छा, टेस्ट कितने तरह का होता है? अब आप बोलेंगे सर टेस्ट तो खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, नमकीन भी होता है, सब मतलब तरह तरह के टेस्ट आपके होते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि टेस्ट सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं। तो वो आपके पास क्या है? फेवरेबल, अनफेवरेबल। या तो कोई कमोडिटी अच्छी लगेगी या तो खराब। भाई सिंपल है, या तो अच्छी लगेगी या तो खराब। अच्छी लगेगी तो ज्यादा खाएंगे, खराब लगेगी तो कम खाएंगे। तो पर्टिकुलरली अगर किसी कमोडिटी के लिए आपका टेस्ट अनफेवरेबल हो और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन फेवरेबल हो जाए, तो अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन घटने के बजाय बढ़ जाएगा। तो इस वजह से ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें आपके पास जो कंज्यूमर हो वो रैशनल हो। क्या हो? रैशनल। रैशनल मतलब कि जो सारी जितनी भी यूनिट्स अवेलेबल है उनको एक बार देख ले और उनमें से जो आपके पास सबसे बेस्ट हो वो आपके पास यहाँ पे कंज्यूम करेगा। फिर इसके बाद आता है कांस्टेंट एमयूएम, जहां पे एमयूएम का मतलब होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का सिंपल मतलब आपके पास है दैट refers to the satisfaction by every additional unit of a rupee spent, कि मतलब हर एक एडिशनल यूनिट जो आपके पास रुपी की है वो आपको कितना सेटिस्फैक्शन देती है, उसको हम कहते हैं दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एंड दैट शुड रिमेन कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द असम्पशन, कि वो बराबर होना चाहिए। एक रुपए से जितना सेटिस्फैक्शन अगले एक रुपए से भी उतना है, अगले एक रुपए से भी उतना ही सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड इट इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा मानना है आपको कि होगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है कि लॉ कई जगह अप्लाई नहीं होता आपकी हॉबीज के ऊपर। अगर आपकी हॉबीज है स्टैम्प कलेक्शन करना, म्यूजिक या ओल्ड कॉइन्स कलेक्ट करना, तो इस सिचुएशन में हो सकता है कि आपको सेटिस्फैक्शन पहले ज्यादा दूसरे में मिले। वैसे ही मीजर्स आपके पास हैं, जैसे कि मोर मनी, ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा डिजायर होगी और सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और पैसा और डिजायर और सेटिस्फैक्शन। तो इस केस में भी मतलब अप्लाई नहीं होता है। इनडिविजिबल गुड्स जो आपके पास है, ऐसे गुड्स जिनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, होल कंज्यूम होता है, तो उस केस में भी ये अप्लाई नहीं होता है। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जितनी चीजें थी वो हमने पढ़ी, और पढ़ी किस लिए? जिससे हम ये डिराइव कर सके कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे आता है। तो पहला केस जो आपके पास है जिसमें आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालना है वो सिंगल कमोडिटी है। तो अब कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन दे मैक्सिमाइज यूटिलिटी बाय गिवन देयर इनकम। मतलब जो गिवन इनकम है, उस गिवन इनकम में आप चाहते हैं कि अपनी यूनिट यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। से अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे प्राइस जो किसी कमोडिटी का गिवन है वो 6 रुपीज पर यूनिट गिवन है, और जो सेटिस्फैक्शन आपको रुपीज में मिल रहा है वो 10 रुपी का मिल रहा है। मतलब जो आपके पास पर्टिकुलरली जो सेटिस्फैक्शन है वो रुपीज में नहीं होगा, लेकिन आप उसको कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे? अगर सिंपल यहाँ पे एक टेबल हम ड्रॉ करें और एक टेबल में आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है? यूनिट्स दे रखा है। यूनिट्स मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो इस केस में मान लेते हैं कि आपके पास प्राइस क्योंकि 6 था, तो मान लेते हैं कि पहले इससे मिला 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4 और फिर 2। सिंपल आपके पास है कि ये आपके पास MUX है, सेटिस्फैक्शन है। अब इसको हम बेसिकली कन्वर्ट करेंगे किसमें? MUX डिवाइडेड बाय MUM, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी इन मनी को कन्वर्ट करेंगे। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी निकालने के लिए MUX डिवाइड बाय MUM करेंगे। अगर MUM मान लेते हैं 1 है तो 10 डिवाइड बाय 1 दैट इज 10, 8 डिवाइड बाय 1 दैट इज 8, 6 डिवाइड बाय 1 दैट इज 6, 4 डिवाइड बाय 1 दैट इज 4 एंड 2 डिवाइड बाय 1 दैट इज 2। अब यहाँ पे प्राइसेस तो आपने पहले देखी थी 6 है। अगर 6 से ज्यादा आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है से 10 रुपीज का, तो आप क्या करेंगे? कंजम्पशन करेंगे, क्योंकि सेटिस्फैक्शन आपके पास यहाँ पे क्या है? MUX इज ग्रेटर देन PX, और MUX किसमें? रुपीज में आपका ज्यादा है, किससे? प्राइसेस से। इसी तरह से आपके पास इस लेवल पे जब आप आते हैं थर्ड यूनिट पे, तो थर्ड यूनिट पे आप देख रहे हैं कि जितना आपके पास पर्टिकुलरली यूटिल्स आपको रुपीज में मिल रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी जितना रुपीज में मिल रहा है उतना ही आप प्राइसेस पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम आपको मिल जाएगा जहां पे यूटिलिटी जितनी आपको मिल रही है वो प्राइसेस पेड के बराबर है। अच्छा, कभी जब आप कंजम्पशन करते हैं और जबकि इसके बाद आप देख रहे हैं सेटिस्फैक्शन आपकी कम है और जबकि प्राइसेस पेड ज्यादा है, तो आप कहां तक कंजम्पशन करेंगे? जहां पे यूटिलिटी आपकी प्राइसेस के बराबर ना हो जाए। सिंपल, जैसे इसमें आपके पास पहले 10 था, फिर 8 रुपी का सेटिस्फैक्शन, फिर 6 रुपीज, फिर 4 रुपीज, और जबकि प्राइसेस कितना था आपके पास? 6 रुपीज। तो अगर 6 रुपीज से आपको 10 रुपीज का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो सेटिस्फैक्शन ज्यादा है प्राइसेस से, कंजम्पशन करेंगे। फिर सेकेंड यूनिट पे सेटिस्फैक्शन 8 मिल रहा था तो प्राइसेस पेड आपके पास क्या था? प्राइसेस पेड जो आपके पास था वो 6 रुपीज था, तो भी आपके पास सेटिस्फैक्शन ज्यादा है तो कंजम्पशन करेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया।
थर्ड अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड पे रुपीज जो आपके सेटिस्फैक्शन है वो 6 रुपीज का सेटिस्फैक्शन और प्राइसेस पेड भी 6 रुपीज है, तो ये भी आपके पास सेटिस्फैक्शन इक्वल्स टू प्राइस हो जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन है जहां पे सेटिस्फैक्शन बराबर प्राइस हो जाएगा और यहां पे आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। फोर्थ यूनिट पे आपका कंजम्पशन देख रहे हैं, सेटिस्फैक्शन आपके पास 4 रुपीज की है जबकि प्राइसेस पेड 6 रुपीज है, तो इसको कंज्यूम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे सेटिस्फैक्शन जो आपके पास है रुपीज में वो कम है जबकि प्राइसेस पेड ज्यादा है। अच्छा, कई बार आपने यूनिट जब कंज्यूम किया होगा आपने बोला होगा मजा आ गया आज, तो ये मजा आ गया ये है क्या आखिर? जब भी आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करते हैं तो उसको कंज्यूम करने से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो अल्टीमेटली आप प्राइसेस से ही कंपेयर करते हैं। आप बोलते हैं कि यार जितना उसका प्राइस नहीं था उससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिला, तो दैट इज कि जब सेटिस्फैक्शन आपका ज्यादा है प्राइस से तो आप उसको कंज्यूम करते हैं। और कब तक कंज्यूम कर सकते हैं? जब तक उसका जो प्राइस आप पे कर रहे हैं और जो सेटिस्फैक्शन आपको मिल रहा है वो इक्वल ना हो जाए, तभी तो आप बोलते हैं कि बस अब ठीक है, अब इससे ज्यादा कंजम्पशन करेंगे उतना मजा नहीं आएगा। कई बार आपने बोला होगा ठीक था, तो ठीक था मतलब जितना प्राइसेस पे किया उतना सेटिस्फैक्शन, और कई बार बोलेंगे कि मजा नहीं आया, तो ये मजा नहीं आया इसका क्या मतलब है कि प्राइसेस जो पे किया वो ज्यादा पे किया लेकिन सेटिस्फैक्शन जो आपको मिल रहा है उससे वो कम मिल रहा है। तो इस वजह से आप तब तक किसी कमोडिटी का कंजम्पशन करते हैं जब तक जितना आप प्राइस पे कर रहे हैं उतना आपका सेटिस्फैक्शन कम होकर के जब सेटिस्फैक्शन प्राइसेस के बराबर हो जाता है तब तक आपका कंजम्पशन होगा, इसके बाद कंजम्पशन नहीं करना चाहेंगे। और जो कि डायग्मेटिक प्रेजेंटेशन से दिखाया है, जहां पे प्राइसेस आपके पास 6 रुपीज थे तो आप देख रहे हैं 6 रुपीज आपने बना दिया प्राइस एंड दैट इज इक्वल। और जबकि जो सेटिस्फैक्शन आपके पास है वो आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, सेटिस्फैक्शन पहले 6 से ज्यादा था, फिर इसके बाद आते आते आपके पास थर्ड यूनिट पे, कौन सी यूनिट पे? थर्ड यूनिट पे आपका सेटिस्फैक्शन प्राइसेस का इक्वल हो गया और यही पॉइंट आपके पास कहलाएगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, वेयर द प्राइसेस पेड इज इक्वल टू द सेटिस्फैक्शन इन रुपीज। कैसे निकलता है भाई? MUX डिवाइडेड बाय MUM शुड बी इक्वल टू PX। ये आपके पास क्या है? दैट इज दिस इज MUX in rupees and it should be equal to prices of x commodity। तो जब MUX in rupees इक्वल होता है प्राइसेस के तो आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाता है, ठीक। और ये आपके पास कैसे निकलता है MUX in rupees? सिंपली MUX को MUM से डिवाइड करेंगे, मार्जिनल ऑफ मनी से डिवाइड कर देंगे और आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपके पास आता है दैट इज टू कमोडिटी केस या लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, या इसी को हम कह सकते हैं टू कमोडिटी केस। बहुत सी बुक में टू कमोडिटी केस आपके पास गिवन है और बहुत सी बुक में आपके पास क्या गिवन है? दैट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब इस केस में आप कंज्यूमर मैक्सिमाइजेस सेटिस्फैक्शन बाय एलोकेटिंग हिज इनकम टू द दैट MU पर रुपी इज इक्वल अक्रॉस गुड्स। मतलब आपके पास जब दो गुड है तो दो गुड में आप अपने पैसे को, इनकम को इस तरह से डिवाइड करना चाहते हैं कि लास्ट रुपी ऑफ इनकम शुड गिव यू मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब कि आखिरी यूनिट तक आप जो है ऐसे डिवीजन करेंगे कि सम टोटल जो सेटिस्फैक्शन आपका आए उससे ऑल टोटल में वो सबसे ज्यादा, उससे बेहतर कुछ ना हो। उससे बेहतर मतलब कि भाई सिंपल है कि आप रुपी को दो गुड्स के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो ऐसे डिवाइड करना चाहेंगे कि जिससे आपको बेस्ट सेटिस्फैक्शन मिले। तो बेस्ट सेटिस्फैक्शन कैसे मिलता है? तो पहली कंडीशन आपका बोलता है कि दैट MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY, दैट इज इक्वल टू MUM। अब ये कैसे बनता है? तो सिंपल हमने देखा था कि MUX जो आपके पास था वो रुपीज में आपका जब प्राइसेस के बराबर था तब आपका इक्विलिब्रियम मिल रहा था ना। अब ये MUX इन रुपीज कैसे निकाला था? तो सिंपल था MUX डिवाइडेड बाय MUM शुड बी इक्वल टू PX। अब ये इंटरचेंजेबली एक दूसरे की जगह पे यूज किया जाएगा और बन जाएगा फॉर्मूला MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUM। ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो MUX जब आपके पास MUX अपॉन PX जब MUM के बराबर है तो इक्विलिब्रियम मिलेगा, और वैसे ही MUY अपॉन PY जब MUM के बराबर है तो भी इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि जब दोनों का MUM, मतलब दोनों का MUM कहने का मतलब MUX अपॉन PX शुड बी इक्वल टू MUY अपॉन PY जो कि बराबर है MUM के, तो आपको इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। और इसको निकालने के लिए हम देखते हैं एक टेबल से हमने बना रखा है, और क्योंकि हमने सेकंड पॉइंट आपको बताया कि सेकंड पॉइंट है ऑल इनकम शुड बी स्पेंड, मतलब आखिरी यूनिट तक जब आप इनकम स्पेंड करेंगे तो उससे जो सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए वो आपका इक्वल होना चाहिए दोनों से। कैसे आएगा इसको जरा एग्जांपल से हम देखते हैं
कि भाई सिंपल है कि हमारे पास दो गुड था, एक गुड एक्स है और एक गुड आपके पास वाई है, और इनकी मार्जिनलिटी आपके पास दे रखी है डिफरेंट यूनिट्स पे 1 2 3, क्योंकि अगर आप देखें तो इनकम आपके पास 80 दे रखी है और 80 रुपीज को 10 रुपए के हिसाब से अगर डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम आप 8 यूनिट्स कंज्यूम कर पाएंगे। कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर पाएंगे? 8 यूनिट, चाहे सिर्फ एक्स की करे, चाहे सिर्फ वाई की करे, और चाहे दोनों के मिला करके करे, है ना, चाहे दोनों की मिला करके मतलब प्लस करके करे। तो इस केस में सबसे पहले आपके पास जो इनकम आपके पास है वो हम देख रहे हैं कि यूनिट्स आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 दे रखा है, और MUX कितना है 100 90 और सो ऑन फॉल हो रहा है। फिर MUY आप देख रहे हैं 80 75 60 और लगातार आपके पास फॉल हो रहा है ना। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे MUX अपॉन PX आपके पास निकाला गया है और इसी तरह से MUY अपॉन PY निकाला गया है। ऐसा क्यों किया गया है? इफ इन केस यहाँ पे तो आपके एग्जाम्पल में हमने प्राइसेस दोनों का इक्वल ले लिया है भाई, 10 रुपीज इसका भी लिया है ₹10 और इसका भी 10 रुपीज लिया है प्राइस। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर x का प्राइस 20 रुपीज होता और y का प्राइस 10 रुपीज होता, तो इस केस में प्राइस जिसकी ज्यादा होगी वो बेहतर यूनिट आपके पास होगी और जिससे सेटिस्फैक्शन आपको ज्यादा मिलेगा। तो इसका ये मतलब हुआ कि सेटिस्फैक्शन अगर इससे ज्यादा आपको मिल रहा है क्योंकि आप इसके ऊपर प्राइसेस ज्यादा पे कर रहे हैं, तो प्राइसेस जब अच्छी पे करेंगे तो क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। लेकिन हमको ये देखना है कि पर रुपी, अगर मान लेते हैं इसके प्राइस से 20 होते और इसके प्राइस 10 होते तो 20 100 डिवाइड बाय 20 कितना आता? तो यहाँ पे आ जाता 5 आ जाता, और अगर 80 डिवाइड बाय 10 करते तो यहाँ पे आ जाता 8। हम ये नहीं देखेंगे कि हमारा 20 रुपए में 100 का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, हम ये देखेंगे कि पर रुपी हमको कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो पर रुपी सेटिस्फैक्शन 5 होता और जबकि MUY में पर रुपी सेटिस्फैक्शन 8 होता है इफ इन केस अगर इसका प्राइस 20 होता और इसका प्राइस 10 है। तो इस केस में आपके पास ज्यादा प्रेफरेबल क्या था, 5 की 8? भाई सिंपल है कि जिससे ज्यादा सेटिस्फैक्शन वो ज्यादा प्रेफरेबल है, तो 8 आपका ज्यादा है और 5 आपका कम है, तो आप प्रेफर करते हैं y को ना कि x को। तो अगर ऐसा प्राइस डिफरेंट होता तो इस प्राइस डिफरेंस को नलीफाई करने के लिए बेसिकली हमने क्या किया है कि ये जो आपके पास पर्टिकुलरली है इनके जो पर्टिकुलर MUX अपॉन PX है और MUY अपॉन PY है वो निकाल लिया है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो पहले आप डिवाइड करके देखेंगे कि कितना सेटिस्फैक्शन आ रहा है इससे, मतलब MUX अपॉन PX MUY अपॉन PY। अगर दोनों का सेटिस्फैक्शन बराबर है तो सही है, नहीं है तो कहीं ना कहीं आप उस कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाएंगे जिसका सेटिस्फैक्शन दूसरे से ज्यादा है। कैसे देखते हैं? सबसे पहले आपके पास पर्टिकुलरली जब आप कंज्यूम करेंगे तो वी विल बी कंज्यूमिंग दोस कमोडिटी। अब सबसे पहले ये MUX अपॉन PX कैसा आया? MUX ये गिवन था, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज गिवन है, तो 100 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 10, 90 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 9, 80 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 8, 70 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 7, इसी तरह से 60 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 6, 50 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 5, 40 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 4 एंड 30 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 3। इसी तरह से y का भी निकाल लेंगे कि 80 गिवन है, 80 डिवाइड बाय 10 दैट इज 8, 75 डिवाइड बाय 10 कितना आएगा 7.5, देन इसी तरह 60 डिवाइड बाय 10 6, 55 डिवाइड बाय 10 5.5, 4.5, 3.5, 2.5 एंड 2। तो लगातार आपके पास जो भी पर्टिकुलर यूनिट्स है आप उसमें देख रहे हैं कि आपका कौन सा सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि आपको अगर पहली यूनिट कंज्यूम करनी है, प्राइसेस दोनों के इक्वल हैं, तो इस केस में आप पहली यूनिट कौन सी कंज्यूम करेंगे जिससे आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है? तो x की पहली यूनिट से सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन है तो फर्स्ट आप इसको कंज्यूम करेंगे। सेकंड आप देख रहे हैं सेकंड यूनिट ऑफ x, क्योंकि इसके बाद इससे कम सेटिस्फैक्शन x में है लेकिन बाकी सबसे आपका ज्यादा है। थर्ड यूनिट आपके पास या तो x का कर सकते हैं या तो y का कर सकते हैं, क्योंकि दोनों से आपका सेटिस्फैक्शन बराबर मिल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे पहली कंडीशन आपकी हो रही है सेटिस्फाई, जहां पे MUX अपॉन PX इज ऑल्सो 8 एंड MUY अपॉन PY इज ऑल्सो 8। तो दोनों से आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो बराबर मिल रहा है ना। तो इस केस में आपके पास पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ऑल इनकम स्पेंड जो आपके पास है उसमें क्या है वो देख लेते हैं, क्या सारी इनकम स्पेंड हो रही है। अच्छा ये बताइए 10 रुपए का एक है तो 3 यूनिट कंज्यूम करने में 30 रुपीज स्पेंड कर दिए और 1 यूनिट कंज्यूम करने में आपने 10 रुपए स्पेंड कर दिया, तो 30 इस पे किए और 10 इस पे किए तो टोटल मिला के 30 प्लस 10 कितना हो गया 40 रुपीज। आपके पास इनकम कितनी है 80, तो इनकम है कितनी 80, स्पेंड कितने किए तो स्पेंड किया आपने दैट इज 40।
तो आपने स्पेंड 40 किए लेकिन है कितने 80, और हमने क्या बोला है अभी कंडीशन सेकंड क्या है, ऑल इनकम शुड बी स्पेंड, की सारी इनकम स्पेंड हो जानी चाहिए। तो अभी स्पेंड नहीं हुई है तो इस वजह से आप स्पेंड करेंगे, क्योंकि आपके पास ओवरऑल आपने स्पेंड किया है 40 जबकि मनी इनकम आपके पास है कितनी 80। तो इस केस में आप और इनकम स्पेंड करेंगे, और स्पेंड करते करते अब आप पहुंच जाएंगे कि आपका इससे कम सेटिस्फैक्शन आप देख रहे हैं, तो फिफ्थ यूनिट आपके पास ये हो जाएगा क्योंकि 7.5 इज लेस देन 8, एंड देन 7 आपके पास आ जाएगा सिक्स, देन 6 यूनिट आपके पास चाहे इसका कंज्यूम कर ले 7 तो चाहे इसका कर ले 8, और इंटरचेंजेबली आप कर सकते हैं क्योंकि दोनों से आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो 6 और 6 मिल रहा है पर रूपी। तो यहाँ पे आपके पास 6 इससे भी है और 6 इससे भी है, तो मतलब MUM मतलब MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन P1, तो दोनों का आपके पास यहाँ पे इक्वल आ गया। अब इस केस में हम देखेंगे कितनी इनकम स्पेंड हो रही है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके पास पर्टिकुलरली जो आपके पास x है तो उसकी टोटल 5 यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हो, 5 यूनिट के ऊपर स्पेंड किया 50 रुपए, कितना स्पेंड किया 50, और x y की कितनी कंज्यूम कर रहे हैं, तो y की 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हो, तीनों यूनिट मिला करके आपने कितना स्पेंड कर दिया, तो आपने स्पेंड किया 30 रुपीज, तो कितना स्पेंड किया 30 स्पेंड किया, तो इधर आपने स्पेंड किया डेट इज 50 और इधर स्पेंड किया आपने 30, तो ओवरऑल स्पेंड कितना हो गया आपके पास 80 रुपीज, तो आपके पास है कितने 80, स्पेंड कितने 80, तो ऑल इनकम इज स्पेंड, यस स्पेंड। तो इस केस में आपके पास जो ये यूनिट आपके पास है ये आपकी लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन भी इक्वल दे रही है, और ऑल इनकम स्पेंड इज आल्सो इक्वल, तो ये भी सेटिस्फाई, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई, और इस केस में आपको इक्विलिब्रियम मिल गया। तो इक्विलिब्रियम वही मिलेगा जहां पे जो लास्ट रुपी स्पेंड आपके पास है वो इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रही है, जो कि आपके पास 6 और 6 है, और मनी इनकम जो स्पेंड है वो भी 80 आपके पास है, और है कितने आपके पास 80, स्पेंड भी 80 है भी 80, तो लास्ट रुपी स्पेंड से जो आपका सेटिस्फैक्शन इक्वल मिल रहा है वो 6 और 6 आपके पास है। तो इस वजह से आप अगर 2 यूनिट खा रहे हैं दैट इज एक x आपके पास है और एक y है, तो x की आप कितनी कंज्यूम करेंगे, तो आप बोलेंगे सर x की हम खाएंगे 5 यूनिट और y की कितनी कंज्यूम करेंगे 3 यूनिट्स, मतलब गिवन कंडीशन के हिसाब से x की 5 यूनिट और गिवन कंडीशन के हिसाब से y की 3 यूनिट, और दोनों मिला करके आपकी कितनी हो गई, दैट इज ऑल टोटल 8 यूनिट्स, और मैक्सिमम कितना कंज्यूम कर सकते थे 8 यूनिट्स। अब यहाँ पे आपके पास ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया, एंड थैंक यू फॉर बीन कनेक्टिंग टू द वीडियो, and please like, share and subscribe the video. Thank you so much.